जय हिंद दोस्तों एंड स्वागत है आप सभी का 22 अक्टूबर के हमारे एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ एनालिसिस में। ओके, यहाँ पे हम लोग इंडियन एक्सप्रेस की एग्जाम रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस है उसको कवर अप करते हैं। और चलो शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज़ के साथ जिसने बचाया है धमाका। मैंने परसों ही आपको बताया था कि इसरो जो है वो लॉन्च करने जा रही है 21 अक्टूबर को अपना फर्स्ट टेस्ट ऑफ गगनयान। ओके, अब ये क्या था, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, एकदम फटाफट से देखेंगे कि ये किस तरह की टेस्ट थी। ह्यूमन स्पेस मिशन का मतलब क्या होता है, तो सी इंडियाज एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस बाय 2024। ये क्लियर है कि 2024 तक 2024 तक इंडिया के एस्ट्रोनॉट स्पेस में रहेंगे। ये मिशन उसी लिए कि हम हमारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजें और वहाँ से सक्सेसफुली रिटर्न जो है सेफली इंडिया में मतलब अर्थ के ऊपर लेके आए। सो इसरो ने सक्सेसफुली कैरिड आउट किया अपना क्रूशियल टेस्ट ऑफ क्रू एस्केप सिस्टम कल ही, येस्टरडे, दैट इज 21 अक्टूबर। इसी तरह से मैंने आपको कल बताया था कि 20 और टेस्ट किए जाएंगे। अब बेटा कि कोई भी चीज़ कर लो थोड़ी ना थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आएंगी। वैसे ही सबसे पहले 8 AM सुबह 8 बजे ये टेस्ट हो जाने वाला था, लेकिन उसमें भी दो प्रॉब्लम्स आई। अब वो दो प्रॉब्लम्स कौन सी आई देखते हैं। सबसे पहली बात, लॉन्च ऑफ फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 8 AM का शेड्यूल था, लेकिन अबॉर्ट मिशन 10 AM को हुआ। अब ये क्यों हुआ, तो सबसे पहले तो आ गया भैया वेदर, राइट। वेदर प्रॉब्लम, वेदर कंडीशंस, वेदर फैक्टर्स एक फैक्टर हुआ। सेकेंड थिंग हुआ कि स्नैग इन रॉकेट्स इग्निशन डिटेक्टेड, कि रॉकेट का जो इग्निशन है उसमें कुछ अनकॉमन, कुछ अनइवन साइंटिस्ट ने डिटेक्ट कर लिया बिफोर द लॉन्च। ओके, एंड उसके बाद वो लोग उदास होके नहीं बैठ गए जैसे सारे के सारे लोग बैठ जाते हैं, अरे यार अभी क्या करेंगे। उसके बाद उन्होंने उसको डिटेक्ट किया और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की। एंड उन्होंने ये टारगेट बनाया कि चलो भैया 8 बजे 8 AM को तो हम इसको लॉन्च नहीं कर पाए, लेकिन फटाफट से इसको रेक्टिफाई करके 10 AM को इसको लॉन्च कर दिया सक्सेसफुली फ्रॉम श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर। ओके, अब ये सारी चीज़ें तो मैम हमें समझ में आ गई कि आप क्या बोल रहे हो, फाइन। लेकिन इस क्रू मिशन ने किया क्या, इस टेस्ट से हुआ क्या, क्या साबित हुआ, तो चलो इसको समझते हैं। सक्सेसफुली लॉन्च्ड विद परफेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ अबॉर्ट मिशन विद क्रू एस्केप। इन शॉर्ट, रॉकेट जो है वो एट एल्टीट्यूड ऑफ 17 किलोमीटर्स, राइट, उसको छोड़ा गया। एंड उसके बाद जो क्रू एस्केप सिस्टम मॉडल है ना वो टेस्ट व्हीकल से सेपरेट हो गई। कि इन शॉर्ट अगर रॉकेट ऊपर गया, राइट, क्रू को हम लोग ऊपर भेज रहे एंड क्रू को ऐसे लगा कि अब हमें एस्केप कर लेना चाहिए, तो क्या वो क्रू सेफली एस्केप कर पाएगी। सो इसी तरह से जो क्रू एस्केप सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया, जो कि टेस्ट व्हीकल से क्या हो गया, सेपरेट हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक्टिवेट हो गया। उसके बाद टेस्ट व्हीकल से सेपरेट होके पैराशूट, पैराशूट के फॉर्म में वो किस तरह से क्या हुआ, सेपरेट होके जो बे ऑफ बंगाल है वहां पे जाके वो पैराशूट गिरा। एंड इंडियन नेवी ने क्या किया, उसको एस्केप करवाने में हेल्प की। सो इट वॉज रिट्राइव्ड बाय नेवी 10 किलोमीटर्स ऑफ शोर श्रीहरिकोटा। ओके, मतलब कि आगे चल के जब 2024-2025 में हम इस मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च करेंगे तो उस टाइम पे जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो सेफली इसी तरह से इस एस्केप सिस्टम, क्रू एस्केप सिस्टम से सेफली अर्थ के ऊपर वापस से आ सकते। इस चीज़ की टेस्ट हो रही थी। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो टेस्ट है ना ये इंडिया को एक स्टेप और करीब लेके आया है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की तरफ, राइट। एंड इसका थैंक यू सबसे ज़्यादा जाता है हमारे इसरो के चीफ और हमारे साइंटिस्ट को। कौन है इसरो के चीफ, आप नीचे मुझे कमेंट करके बताओगे। ओके, सो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। फाइन गाइज, सो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है रिलेटेड टू सैंक्शंस। यूएस के सैंक्शंस है और पाकिस्तान का नाम आया, ऐसा हो सकता है। सो यूएस सैंक्शंस 3 चाइनीज फर्म्स, अरे ये चाइनीज फर्म्स कहाँ से आ गई, फॉर गिविंग बैलिस्टिक मिसाइल पार्ट्स टू पाकिस्तान। कि इन 3 चाइनीज फर्म्स ने बेटा क्या किया है, पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल पार्ट्स दे दी है, किसी ना किसी तरह से हेल्प कर लिया है। अब बात करते कि कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल, तो पाकिस्तान ने, देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि अबादिल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है उसको डेवलप किया, राइट। फाइन, ये हो गया हमारा मिसाइल सिस्टम, इसको कर दिया डेवलप। अब इसको डेवलप करने में 3 चाइनीज फर्म्स ने पाकिस्तान को हेल्प की, राइट। कौन से थे ये 3 चाइनीज फर्म्स, यहाँ पे हम लोग देख लेते। 3 कंपनीज इंक्लूडिंग जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, बीजिंग लुओ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड
चंगजोई उत्ते कॉम्पोजिट कंपनी, इन तीनों ने हेल्प की और इन तीनों के ऊपर लग गए बेटा जी सैंक्शन। अब इन्होंने क्या किया, बैलिस्टिक मिसाइल के जो पार्ट्स है उसको डायरेक्टली नहीं दिए, राइट, लेकिन उसमें हेल्प करते हुए दिए, जैसे कि engaged or attempted to engage in activity of transactions having materially contributed। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, इट वर्क टू सप्लाई ब्रेजिंग मटेरियल जो कि यूज होगा टू जॉइन कंपोनेंट्स इन बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट। बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट के इंजन में कॉम्पोजिट को ज्वाइन करने के लिए ब्रेजिंग मटेरियल का जो उपयोग किया जाता है वो किसने सप्लाई किया, जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि चाइनीज फर्म है। ओके उसी तरह से बाकी के जो दो चाइनीज फर्म्स है उन्होंने भी किसी ना किसी तरह से बैलिस्टिक मिसाइल पार्ट्स को जोड़ने में पाकिस्तान की हेल्प करी और इसके ऊपर लग गए सैंक्शंस। अब आप मुझे बोलोगे कि ये सारी चीज़ें तो ठीक है, चाइनीज फर्म्स है और उन्होंने हेल्प कर दी पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल पार्ट्स को डेवलप करने के लिए, लेकिन यूएस सैंक्शंस क्यों लगा रहा है? तो भूल गए, क्या भूले हो वो याद करो, क्या भूले हो वो याद करो, क्या है, दैट इज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी याद है? थोड़ा सा हम इंटरनेशनल रिलेशंस में चलते और देखते हैं एनपीटी, राइट, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, दैट इज प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो इस चीज में हेल्प करने की वजह से यूएस ने सैंक्शंस लगाए 3 चाइनीज फर्म्स में। ओके सो आई होप ये आर्टिकल यहाँ पे आप लोगों को क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो इसके बारे में। तो चलो चलते हैं हम लोग हमारे थर्ड आर्टिकल की तरफ, दैट इज इंडियाज यूएस फूड एक्सपोर्ट रिफ्यूजल रेट 7 टाइम्स हायर देन चाइना। अरे भैया ये क्या हो रहा है, चाइना से 7 टाइम्स हायर है, यानी कि इंडिया जो फूड एक्सपोर्ट कर रहा है। अब फूड मतलब क्या है वो भी मैं बताऊंगी, कौन सी कंपनीज है जिनको रिजेक्ट किया गया है वो भी बताऊंगी और रिफ्यूजल का गाइस रेट भी बताऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो एमडीएच स्पाइस से लेके नेस्ले इंडिया, इनको रिजेक्ट किया गया है। किस तरह से, चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। सो टोटल 3925 ह्यूमन एक्सपोर्ट शिपमेंट्स फ्रॉम इंडिया को रिफ्यूज किया गया यूएस के कस्टम ने पिछले 4 सालों में, पिछले 4 इयर्स में। ओके ये सब तो ठीक है, लेकिन यूएस का जो एफडीए दैट इज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसके हिसाब से 953 शिपमेंट्स जो कि 24% होता है, उनको इन्होंने बोला कि ये क्या है, ये फिल्थी है, इट मीन्स कि ये डर्टी है, इसमें डर्ट है, ये डर्टी है। एंड बाकी के 786 दैट इज 20% होता है ये, इसको बोल दिया गया कि ये कंटामिनेटेड है। किस चीज़ से कंटामिनेटेड है वो भी उन्होंने बताया कि सेल्मोनेला बैक्टीरिया करके है जो स्टमक इन्फेक्शन जो है ना वो कॉज करता है। देखो कंटेनिंग सेल्मोनेला अ बैक्टीरिया दैट कॉजेज सीवियर स्टमक इन्फेक्शन, इस बेसिस पे रिजेक्ट किया। और किन किन चीज़ों को रिजेक्ट किया ये भी देख लो आप लोग, स्पाइसेस, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, सी फूड प्रोडक्ट्स, इन सारी चीज़ों को। लेकिन भैया जी ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बट बात यहीं पे आ जाती है कि हमें ही क्यों रिजेक्ट किया, हमारे साथ साथ दूसरों को भी तो रिजेक्ट करना चाहिए। तो चलो थोड़े से हम लोग यहाँ पे फैक्ट्स देख लेते हैं, थोड़ा डेटा मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ कि फूड एक्सपोर्ट शिपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया स्टूड एट 0.15%। ओके और इसी से अगर हम लोग कंपेयर करें चाइना, ठीक है, तो उसका फूड एक्सपोर्ट कितने परसेंट रिजेक्ट किया गया है, 0.22%, इसीलिए चाइना से हम 7 टाइम्स ज़्यादा है, यही तो हेडलाइन है। एंड मैक्सिको से 6 टाइम्स ज़्यादा है, मैक्सिको का कितना है 0.025%। ओके मतलब हमारा 0.15 है, इनका 0.022 है, इनका 0.25 है, इस तरह से। तो चाइना से 7 टाइम्स एंड मैक्सिको से 6 टाइम्स, फाइन। बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये आ जाता है कि कब से ये सारी चीज़ें चल रही, क्या पहले से ये रिजेक्शंस चल रहे? तो पहले से नहीं चल रहे। अगर हम लोग प्रॉपरली देखा जाए तो एक स्टडी कंडक्ट की थी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने, ठीक है, एंड उन्होंने पब्लिश की थी रिपोर्ट 2022 में, ये बताते हुए कि 2002 से लेके 2019 के बीच में इंडिया का बहुत ज़्यादा जो फूड इंपोर्ट्स है उसको रिजेक्ट किया गया है। किस बेसिस पे? कि ये पैथोजन एंड टॉक्सिन्स वायोलेट करता है, पैथोजन एंड टॉक्सिन्स वायोलेशन के तहत रिजेक्ट किया गया है 2002 से लेके 2019 तक। एंड सबसे ज़्यादा इसमें 3 चीज़ें हैं, 3 कंपनीज बोल सकते हैं हम लोग, या 3 एरियाज बोल सकते हैं, 3 सेक्टर्स बोल सकते हैं। चलो फर्स्ट 2 कंपनीज का तो नाम मैं बता ही देती हूँ। पहली कंपनी तो आपने यहाँ पे देख रखी, एमडीएच, राइट,
MDH स्पाइसेस, तो उसको कितना रिफ्यूज़ किया है पता है आपको? 2020 की अगर मैं बात करूँ, एक मिनट, 2020 में 11.3% शिपमेंट्स MDH की रिजेक्ट हुई थी, रिफ्यूज़ हुई थी, राइट। एंड 2023 में ये बन गया 15%, समझ रहे हो, 11.3% से 15%। और FDA ने फिजिकली MDH का जो प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसको विजिट किया एंड वहाँ पे बताया कि वहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, अकोमोडेशन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, और उसके साथ साथ आप मानोगे नहीं, लेकिन जो इक्विपमेंट्स एंड यूटेंसिल्स यूज़ की जाती है ना मसालों को प्रिपेयर करने के लिए, स्पाइसेस को प्रिपेयर करने के लिए, वो इस तरह से डिज़ाइन ही नहीं की गई है कि वो क्लीन एंड मेंटेन्ड रहे एंड वो कंटेमिनेशन के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करे। इन शॉर्ट स्पाइसेस क्या है, स्पाइसेस कंटेमिनेटेड है ऐसा बोल रही है। ओके क्यों, किस तरह से बोल रहे हैं? फिजिकली एग्जामिन करके MDH स्पाइसेस को। और सेकंड नंबर पे आ जाता है नेस्ले इंडिया का शिपमेंट। उसको बोला गया कि नेस्ले इंडिया का जो शिपमेंट का रिफ्यूजल रेट है दैट इज 3.7%। ओके, एंड किस प्रोडक्ट को रिफ्यूज किया जा रहा है? नूडल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जो हम लोग बहुत ही ज़्यादा चाव से खाते हैं, राइट, बहुत ही ज़्यादा चाव से खाते हैं ना नूडल्स। आज के डेट में किसको बनाने नहीं आते, बट नेस्ले इंडिया के नूडल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को रिफ्यूज़ किया गया। किस बेसिस पे? कि प्रोडक्ट फिल्थी है एंड डीकम्पोज सब्सटेंस यूज़ करता है, एडिबली प्रॉपर नहीं है, अनफिट है टू ईट, खाने के मामले में अनफिट है ये प्रोडक्ट्स, डर्टी है ये प्रोडक्ट्स, इनकी क्वालिटी लेस है, इनको डीकम्पोज सब्सटेंसेस से यूज़ किया गया है, ऐसा बोला गया है। ये मैं नहीं, ये आर्टिकल बोल रहा है, राइट। एंड थर्ड थिंग, मिस ब्रांडिंग ऑफ न्यूट्रिशनल लेबल्स, की जो न्यूट्रिशनल लेबल्स है ना बेटा, जो आज के डेट में आप देख रहे हो ना कि सब जगह अवेयरनेस है, फैलते जा रही है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, स्पेशली खाने पीने की चीज़ लेते हो, तो उसके पीछे न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स दिए जाते हैं, राइट। प्रोडक्ट 500 ग्राम्स का भी अगर आप लेते हो, फिर भी न्यूट्रिशनल वैल्यू उधर 100 ग्राम्स की ही दी जाती है, जो हम नोटिस नहीं करते। और 100 ग्राम्स में कितना कार्ब्स है, कितना शुगर है, बस उतना सोच के हम लोग को लगता है पूरे पैकेट में इतनी है, नहीं, 100 ग्राम्स में उतनी होती है, पूरे पैकेट में नहीं, पूरे पैकेट में इंटू 5 टाइम्स आपको करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। तो US फूड एक्सपोर्ट्स क्या बोल रहे हैं कि मिस ब्रांडिंग की जा रही है न्यूट्रिशनल लेबल्स की, इंग्रेडिएंट्स इन्फो की। ओके, बट दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता दूँ, FDA ने इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं दिया है कि नेस्ले इंडिया के प्लांट को उन्होंने किसी भी तरह से इंस्पेक्ट नहीं किया है। ओके, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि MDH के प्लांट को फिजिकली क्या किया है, इंस्पेक्ट किया है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को, लेकिन नेस्ले के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इंस्पेक्ट नहीं किया है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट लाइन में इधर पे मेंशन है। ओके, सो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें समझ में आ रहा है स्पाइसेस एंड नूडल्स एंड ऑल, राइट। एंड जो मिस ब्रांडिंग हो रही है उस वजह से इंडिया का रेफ्यूजल रेट जो है एक्सपोर्ट फूड आइटम्स का, वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली दूसरी कंट्रीज से। फाइन, सो चलो अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज स्पाइस रूट हर्डल, व्हाई वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट को डीरेल IMEC प्लान। अब ये प्लान क्या है? ये IMEC है क्या? दैट इज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इतना बड़ा भैया बनाने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि हमको सबको मिलकर टैकल करना था, एक ऑल्टरनेटिव निकालना था। किसका भैया? चाइना भाई का, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये ऑल्टरनेट था, राइट। ये ऑल्टरनेट था। 1 महीने पहले तो G20 समिट में इसके बारे में बातचीत हुई थी, सबका सारी चीज़ें फिक्स हो रही थी, राइट, कि इस तरह से बनाएंगे हम लोग, इसको मैन्युफैक्चर इस तरह से करेंगे, लाइक रेल एंड रोड्सवे सबको कनेक्ट करके एक रूट प्रॉपरली बनाएंगे, इंडिया से लेके वेस्ट एशिया से होते हुए यूरोप तक का, जो चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए एक बहुत ही मस्त चोखा एग्जाम्पल होगा, राइट। उसको तगड़ी टक्कर दे सकता है आगे चल के। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? आप देख ही रहे हो कि अभी क्या चल रहा है, 2 हफ्तों से इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रहा है, उस वजह से इसको, इस IMEC प्लान को कहीं ना कहीं एक सेटबैक मिला है, राइट। सेटबैक क्यों मिला है? क्योंकि कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी यहाँ पे? कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी? इंडिया, UAE, देन सऊदी, राइट, उसी के साथ साथ जॉर्डन, इजराइल एंड यूरोप। इसी तरह से आपने आजकल आप लोग देख रहे हो कि इजराइल और हमास के वॉर का इफेक्ट इंडिया के ऊपर कैसे पड़ेगा, तो ऐसे भी पड़ेगा,
राइट, इस तरह से भी पड़ेगा और सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं, इन सारी कंट्रीज के ऊपर भी पड़ेगा। IMEC प्लान में जो जो आती थी। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये प्रोजेक्ट किस तरह से एस्टैब्लिश होगा, क्या रूट्स में चेंजेस आएंगी, ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि कोई भी डिटरमाइन नहीं कर सकता कि इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रहा है वो कब रुकेगा, कब स्टेबल होगा, कब चीज़ें उधर शांत होगी, ये किसी को भी नहीं पता। एंड इजराइल एंड हमास के अंदर वॉर चलने की वजह से जो अरब वर्ल्ड है वो भी एक तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे इजराइल एंड सऊदी अरेबिया में एक पीसफुल चीज़ शुरू हो रही थी, एक पीसफुल इनिशिएटिव जो है वो शुरू हो रहा था, राइट। लेकिन इस वॉर की वजह से वो भी कहीं ना कहीं पे स्थगित हो गया है, कहीं ना कहीं रुक गया है। सो ऐसी बात नहीं है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, राइट। ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, उसी वजह से एक कंट्री में अगर कोई चीज़ हो रही है ना तो वो दूसरी जगह पे भी इम्पैक्ट करेगी। आप ये नहीं बोल सकते हो कि भैया वो तो वहाँ चल रहा है, हमें क्या लेना देना उससे। नहीं, हमें भी उससे लेना देना होगा, क्योंकि इकोनॉमी कैसी है, इकोनॉमी ओपन है, इकोनॉमी क्लोज नहीं है, इकोनॉमी ओपन है। तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर, दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, इसराइल के नेबरिंग कंट्रीज़ के ऊपर, सभी के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, एंड सबसे ज़्यादा इन्हीं सारी रीजन्स के ऊपर पड़ने वाला है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। अगर आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल दोनों की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और किसी भी तरह के करियर से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि हमारे पास बेस्ट काउंसलर्स अवेलेबल है किसी भी तरह के प्रिपरेशंस के लिए। एंड इसी तरह से अच्छी अच्छी न्यूज़ आर्टिकल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड चलो मिलते हैं कल इसी तरह से न्यू न्यूज़ के साथ। सो एवरीवन, बाय, टेक केयर।